बच्चों, आज हम कहानी साए का अध्ययन करेंगे जिसके लेखक हिमांशु जोशी हैं। तो आइए कहानी को पढ़ने से पहले इसके लेखक के विषय में जान लेते हैं। हिंदी के कहानीकार उपन्यासकार हिमांशु जोशी का जन्म 4 मई 1935 को उत्तरांचल में हुआ था। इन्होंने 13 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी। इनकी लगभग 40 प्रसिद्ध रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में भी कार्य किया। साथ ही साथ हिंदी फिल्मों के लिए भी लेखन कार्य किया। इनके चर्चित उपन्यास तुम्हारे लिए पर दूरदर्शन धारावाहिक भी बना। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के कारण इनको अनेक संस्थानों ने सम्मानित पुरस्कार भी दिए। बच्चों, 23 नवंबर 2018 को इनका निधन हो गया। बच्चों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सुख में तो हमारे साथ रहते हैं और दुख में हमारे काम नहीं आते। तो बच्चों, ऐसा व्यक्ति कभी भी हमारा सच्चा मित्र नहीं बन सकता। सच्चा और विश्वसनीय मित्र वही होता है जो बुरे समय में हमारा साथ निभाता है। एक सच्चा मित्र हमारे लिए अनमोल संपत्ति के समान होता है, क्योंकि बच्चों, हमारा मित्र हमारे दुख दर्द को अपनी ईमानदारी से बांटता है। यदि किसी के पास ऐसा मित्र होता है तो उसके जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। कहानी साए भी ऐसे ही मित्र की कहानी है जो अपने मित्र की मृत्यु के पश्चात निस्वार्थ भाव से भारत में रहने वाले अपने मित्र के परिवार की मदद करता है और उसके परिवार वालों को मृत्यु का पता तब तक नहीं चलने देता जब तक उसका पुत्र अपने परिवार की देखभाल करने योग्य नहीं हो जाता। तो आइए इस पाठ में पढ़ते हैं। बच्चों, यह कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए व धन कमाने के लिए अफ्रीका जाता है और वहां जाकर बीमार हो जाता है। घर पर उसकी बीमार पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसकी मदद करने वाला नाते रिश्ते में भी कोई नहीं होता जो उसकी ज़रूरत पर उनके काम आ सके। और पति जो है अफ्रीका में बीमार है। पति किस लिए गया था अफ्रीका में? व्यापार करने के लिए गया था कि अपने बच्चों को सुख सुविधा उपलब्ध करा सके। महीनों तक उनका कोई भी पत्र परिवार को नहीं मिलता। एक दिन बहुत दिनों के बाद उन्हें एक पत्र मिलता है जो नैरोबी के अस्पताल से आया था। बच्चों, नैरोबी अफ्रीका का एक शहर है। पत्र को जब पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि पहले अस्पताल में जगह नहीं मिली, बाद में जगह मिली। इसी कारण जो है मेरा जो रोग है वो बढ़ गया। बच्चों, जिस तरह हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में बीमार लोगों की लाइन लगी होती है, जहां पर ज़्यादा संख्या होने के कारण लोगों का नंबर या इलाज जल्दी से नहीं हो पाता, ठीक वैसे ही उस महिला के पति के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसी कारण डॉक्टर ने, जब उसकी बीमारी बढ़ गई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी और कहा कि तुम कुछ दिनों के मेहमान हो, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा यह सोचता हूँ। फिर आगे लिखते हैं कि तुम उस भगवान पर भरोसा रखना जिसने हमें जन्म दिया है, वही हमारा पालन पोषण भी करेगा। पत्नी जब यह सब पत्र में पढ़ती है तो रोती है और इस पत्र के जवाब में पत्नी ने अनेक चिट्ठियां लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कई दिनों के बाद एक विदेशी लिफाफा आता है और उसमें लिखा था कि ईश्वर का चमत्कार है, मेरी हालत सुधर गई है और मुझे नया जीवन मिला है। उसके बाद नियमित रूप से चिट्ठियां आती रही और साथ में रुपये भी आते रहे, जिसके कारण अब बच्चे भी खुश रहते थे और बीमार पत्नी की हालत भी सुधरने लगी। इस तरह चिट्ठियां और रुपये भेजने का ये जो कर्म था बच्चों, ये
चलता रहा। फिर एक पत्र में लिखा था, हाथ का ऑपरेशन हुआ है इसलिए मैं पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता हूँ। बच्चों, आपको भी पता है ना, जब हमारे हाथ को चोट लगती है तो हमें लिखने में कितनी परेशानी आती है और हम किसी की मदद लेते हैं ना। ठीक वैसे ही इस व्यक्ति ने भी किसी से मदद लेकर पत्र लिखवाया था। आगे लिखा था कि मैं अब अपना कारोबार बढ़ा रहा हूँ। इस तरह 3 बरस बीत गए। घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते रहे जिसमें लिखा होता, थोड़ा सा समय निकालकर घर भी आ जाना, बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। बच्चों, जब आपके पापा कहीं जाते हैं तो आप उन्हें बार बार फ़ोन करके बताते हैं ना कि जल्दी आ जाओ, मेरे लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लाना। उसी तरह से ये बच्चे भी अपने पापा को याद कर रहे थे, उन्हें बार बार आने के लिए कह रहे थे। जो उसके पापा के द्वारा चिट्ठी में लिखी बातें आती, वे बच्चे उनका बहुत अच्छे से पालन करते थे। जैसे बहुत मेहनत करके पढ़ाई करना, मम्मी का कहना मानना, तो ये सब बातें बच्चे बहुत अच्छे से पालन करते थे। अज्जू कहता है कि मैं बड़ा होकर पापा की तरह ही अफ्रीका जाऊंगा और पापा के साथ खूब काम करूंगा। अज्जू अब 12 साल का हो गया है और वो 6ठी कक्षा में प्रथम आया है। उसे स्कूल से छात्रवृत्ति, बच्चों होता है, स्कॉलरशिप मिली है। ये सब बातें कौन बता रहा था उनको? अज्जू की मम्मी पत्र के द्वारा बता रही थी। इस चिट्ठी के जवाब में बहुत सारी बातें लिखी आई कि अभी तो मेरे पास समय नहीं है, अगले साल बेटी तनु की शादी में अवश्य आऊँगा और तुम उसके लिए वहीं कि अपने देश में ही कोई योग्य वर ढूंढ लेना, क्योंकि लड़के तो अफ्रीका में भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को इतनी दूर ब्याहने के पक्ष में नहीं हूँ और तुम उसकी शादी के लिए दहेज की चिंता मत करना और मैं समय पर पैसे लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद तनु के लिए वर की खोज की गई और जल्दी ही उन्हें अच्छा वर भी मिल गया, क्योंकि बच्चों सभी इसी भ्रम में थे कि लड़की का पिता जो है अफ्रीका में बहुत पैसा कमा रहा है तो अपनी लड़की को शादी में खूब अच्छा पैसा देगा। शादी की तारीख भी निश्चित हो गई। तभी पत्र आया कि वह बेटी की शादी में समय से आ जाएगा, कपड़े गहने सब बनवा कर लाएंगे। लेकिन बच्चों, वो शादी में नहीं आ सके और अपनी लाचारी प्रकट करते हुए उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मैंने जो नया कारोबार शुरू किया था उसमें कुछ संकट आ गया है और ऐसी स्थिति में वह कारोबार को छोड़कर कैसे आ सकता है। लेकिन मैंने तनु के लिए गहने, कपड़े, रुपये आदि भिजवा दिए हैं। तुम मुझे वर वधू के चित्र अवश्य भेज देना। इस तरह पत्रों के आदान प्रदान से समय जो है बीतता रहा। अज्जू ने भी अपनी पढ़ाई और खेल में अनेक पुरस्कार जीते और वह अपनी यह खुशी क्या करता बच्चों, पापा को पत्र के द्वारा भेजना नहीं भूलता था और उसके बदले में उसके पापा अनेक तोहफे उसके लिए भेजते और लिखते कि इसी तरह नाम रोशन करते रहो, मैं तुम लोगों की उम्मीद पर ही जिंदा हूँ और तुम लोगों की खुशी के सहारे ही मैं यह जीवन की जो डोर है और खींच लूँगा। यह मेहनत अपने बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ, यह सब उन्हीं का है। अनेक वादे करने पर भी उनका आना नहीं होता, कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं। इस तरह बच्चों समय जो है पंख बांधकर उड़ता रहा, अर्थात समय बीतता रहा। तो बच्चों, इस कहानी में आज हमने जितना पढ़ा है वो समझ में आप सभी को आ गया होगा। इस पाठ का अगला अंश हम अगली वीडियो में देखेंगे।